जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। दिस इज़ अब्दुल रहमान, योर फिज़िक्स टीचर। और आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 16 फिज़िक्स सेकंड ईयर से। और चैप्टर का नेम है जी अल्टरनेटिंग करंट। तो सबसे पहले हमें देखना होगा कि करंट क्या होता है। करंट हमने पढ़ा हुआ है कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस इज़ कॉल्ड करंट। तो करंट की बेसिकली दो टाइप्स हैं। एक है अल्टरनेटिंग करंट और दूसरा है डायरेक्ट करंट। तो पहले डायरेक्ट करंट को देखते हैं, फिर हम अल्टरनेटिंग की तरफ आते हैं। डायरेक्ट करंट ऐसा करंट जिसका एम्पलीट्यूड या जिसकी वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहे विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो देखिए मैंने ग्राफ बनाया एक, ये टाइम के साथ इसकी वैल्यू क्या है, बिल्कुल कांस्टेंट, चेंज नहीं हो रही। तो इसको हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट करंट बोलते हैं। आल दो जब आप स्विच को ऑन करते हैं तो यहाँ से थोड़ा सा टाइम लगता है उसको मैक्सिमम वैल्यू पे जाने के लिए, तो उसको लेट्स फॉर द टाइम बिंग हम उसको इग्नोर करते हैं। तो ये वोल्टेज अगर फ़र्ज़ करें आपकी बैटरी 10 वोल्ट की है, तो ये 10 वोल्ट आपके पास कांस्टेंट आते ही रहेंगे। और डीसी में जो बैटरी होती है उसका सिंबल कुछ इस तरह से होता है, एक प्लेट पॉजिटिव होती है, एक प्लेट नेगेटिव। एक स्मॉल हम छोटी सी लाइन ड्रा करते हैं, वो नेगेटिव प्लेट को शो करती है, और एक बड़े वाली लाइन वो पॉजिटिव प्लेट को शो करती है। ठीक है जी, तो ये था डायरेक्ट करंट। अब चलते हैं, अगर हम अल्टरनेटिंग करंट की तरफ मूव करें, तो अल्टरनेटिंग करंट में ऐसा करंट जिसका एम्पलीट्यूड कंटिन्यूसली वेरी करता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के साथ साथ उसका एम्पलीट्यूड चेंज होता रहता है। जैसे फर्ज करें, अगर मैंने ये करंट एसी करंट की वेव फॉर्म बनाई है, या आप इसको वोल्टेज की वेव फॉर्म भी कंसिडर कर सकते हैं, अल्टरनेटिंग वोल्टेज। तो देखें इसकी जो वेव फॉर्म है कंटिन्यूसली वेरी कर रही है टाइम के साथ। कभी वो ज़ीरो है, ज़ीरो से बड़ी थोड़ी सी यहाँ पे आ गई, फिर मैक्सिमम वैल्यू पहुँच गई, फिर दोबारा डिक्रीज़ हुई मिनिमम ज़ीरो पे, फिर नेगेटिव मैक्सिमम में, फिर दोबारा ज़ीरो। तो ये इस तरह से कंटिन्यूसली वेरी करती रहती है और ये साइकिल अपने आप को रिपीट करता रहता है। तो ये है जी अल्टरनेटिंग करंट। और अल्टरनेटिंग करंट हमें मिलता है जी अल्टरनेटिंग जनरेटर से, जो आपने चैप्टर नंबर 15 के अंदर पढ़ा। उसके अंदर हमने वेव फॉर्म ड्रा भी की थी, जनरेट भी की थी। और जो डायरेक्ट करंट होता है वो हमें बैटरी से मिलता है, ये बैटरी का सिंबल है। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन करें, तो डेफिनेशन में क्या है जी, अल्टरनेटिंग करंट एसी, इसको शॉर्ट फॉर्म में एसी बोलते हैं, इज़ अ करंट विच इज़ प्रोड्यूस्ड बाय वोल्टेज सोर्स एंड हुज पोलैरिटी कीप्स चेंजिंग और रिवर्सिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के साथ साथ उसकी जो आपके पास एम्पलीट्यूड है वो क्या करता है, वेरी करता है। अगर हम इक्वेशन की बात करें, तो चैप्टर नंबर 15 के अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर के अंदर हमने इक्वेशन ड्राइव की थी। वहाँ पे था ई एल इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी या साइन थीटा। तो उसको हम वी की फॉर्म में लिखेंगे, वी इज इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा। थीटा हमें पता है ओमेगा टी के बराबर होता है, थीटा की जगह ओमेगा टी पुट करें। और ओमेगा किसके बराबर होता है, 2 पाई एफ। और एफ किसका रेसिप्रोकल रहता है, टाइम पीरियड का। तो इस एफ की वैल्यू यहाँ पे पुट करें तो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई/टी हो जाएगा। आप इस ओमेगा की वैल्यू यहाँ से पुट करें यहाँ पे, तो ये आ जाएगा v इज इक्वल टू वी नॉट साइन 2 पाई/टी इंटू टी। अच्छा, यहाँ पे एक बात ज़रा माइंड में रखनी है कि जो स्मॉल टी है वो है इंस्टेंटेनियस टाइम, और जो कैपिटल टी है वो है टाइम पीरियड। ये ज़रा अपने माइंड में बात रखनी है, इसमें कंफ्यूज नहीं करना आपने। और आपको पता है टाइम पीरियड कौन सा होता है, वो टाइम जो एक कंप्लीट साइकिल होने में जो टाइम रिक्वायर होता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, ये आपका यहाँ तक टाइम पीरियड है। और स्मॉल टी इंस्टेंटेनियस टाइम है, वो कुछ भी हो सकता है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे भी, वो ये भी वैल्यू हो सकती है इंस्टेंटेनियस टाइम की, यहाँ पे भी वैल्यू हो सकती है, यहाँ पे भी वैल्यू हो सकती है। ठीक है, इंस्टेंटेनियस टाइम कोई भी हो सकता है किसी इंटरवल ऑफ टाइम में आप अगर बात कर रहे हैं तो। एक्सप्लेनेशन में क्या है कि अगर आप एक रजिस्टर को एक एसी सोर्स के साथ अटैच कर दें, तो इसके अंदर क्या होगा, कि देखें एसी की वेवफॉर्म इस तरह से होती है। और आप देखें इसमें एक पॉजिटिव हाफ साइकिल है ये वाला, और एक नेगेटिव हाफ साइकिल है। फर्स्ट करें, अगर पॉजिटिव हाफ साइकिल में ये साइड पॉजिटिव थी, ये साइड नेगेटिव थी, तो करंट पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो करेगा। और ये 0 से t/2, क्योंकि ये देखें ना, ये कंप्लीट टाइम पीरियड है और ये उसका हाफ है यहाँ तक, ये है t/2। तो 0 से t/2 तक जो करंट की डायरेक्शन होगी वो ये वाली होगी, जिसको हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन बोलते हैं। अगर नेगेटिव हाफ साइकिल आएगा, नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए ये साइड नेगेटिव हो जाएगी, ये साइड पॉजिटिव। अब उसकी जो करंट की डायरेक्शन है वो रिवर्स हो जाएगी। अब इस केस में ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, और जो आपके पास इंटरवल बनेगा वो बनेगा t/2 टू t। ठीक है, तो ये था इसका सिंपल इंट्रोडक्शन। और आगे अब हमने क्या करना है, इसके डिफरेंट टाइम की, इंस्टेंटेनियस टाइम के डिफरेंट वैल्यूज पुट करके ये वेव फॉर्म हमने चेक करनी है कि यहाँ पे वोल्टेज की वैल्यू क्या आती है। तो नेक्स्ट वेव फॉर्म में देखें कि ये ग्राफ है आपके पास,
ये पॉजिटिव पीक की लाइन है, ये नेगेटिव पीक की लाइन है। अब इसमें क्या है, आपके पास डिफरेंट पॉइंट आ रहे हैं। हमने कंप्लीट टाइम पीरियड को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। अगर ये टी है तो ये आपके पास होगा t/2, अगर ये t/2 है ये तो ये कितना होगा t/4, और इस तरह का थर्ड पॉइंट है जो कि 3t/4 है, ये इसका थर्ड पोर्शन है। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि एक सर्कल ड्रा करें और सर्कल को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दें। तो ये आपके पास t1 हो गया, ये t1, आप ऐसे कह सकते हैं कि ये t/4, t/2, 3t/4 एंड t। तो फर्स्ट केस में आपने टाइम की वैल्यू क्या पुट करनी है, t इज इक्वल टू 0 है। फिर मैं बता रहा हूँ इंस्टेंटेनियस टाइम की वैल्यू पुट करनी है, t इज इक्वल टू 0। तो जब t इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे 0 साइन 0 0, तो v आपके पास क्या आ जाएगा 0, तो आपके पास ये पॉइंट मिल जाएगा। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, ये t/4 आपने टाइम की वैल्यू पुट करनी है। तो जब t/4 पुट करेंगे, स्मॉल t की जगह t/4, तो t/4 में t से t कैंसिल, 2 से 2 2 ज़ार 4, ये आपके पास कैंसिल हो गया। तो आपके पास बचेगा v0 साइन π/2। π/2 को हम 90 भी कहते हैं, और हमें पता है साइन 90 क्या होता है 1, तो साइन 90 1, तो v इज इक्वल टू v0। तो जो आपके पास वोल्टेज आ रही है इंस्टेंटेनियस वैल्यू, वो आ रही है ये v0 यहाँ पे मैक्सिमम। अब ये पॉइंट मिल गया हमें, ये पॉइंट मिल गया। अब आपने क्या करना है, t इज इक्वल टू t/2 पुट करें अब, क्योंकि अब हम यहाँ पहुँच गए। जब आप t/2 पुट करेंगे तो t से t कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, आपके पास बच जाएगा साइन पाई। अब पाई आपको पता है कितना होता है, पाई रेडियन के अंदर पाई कहते हैं और डिग्री के अंदर हम उसे 180 मेंशन करते हैं। तो जब आप कैलकुलेटर पे साइन 180 पुट करेंगे तो आएगा 0, तो आपके पास यहाँ पे v क्या हो गया 0, तो आपके पास ये वैल्यू आ गई। नेक्स्ट आप पुट करें t इज इक्वल टू 3t/4, मतलब आपने थर्ड पोर्शन पुट करना है उसमें। तो जब ये पुट करेंगे तो साइन 3π/2 बचेगा, वो होता है 270 के इक्वल। तो साइन 270 लेंगे, आपके पास आंसर आएगा -1, तो ये v आएगा -v0, तो ये पॉइंट आपके पास आ जाएगा। देखिए जब आप टाइम की ये वैल्यू पुट की तो ये पॉइंट आ रहा है। अब लास्ट आप पॉइंट पुट करेंगे जब आपका इंस्टेंटेनियस टाइम पीरियड के इक्वल हो गया, तो उसमें पुट करें टाइम से टाइम कैंसिल 2π, और हमें पता है साइन 2π, या इसको 360 भी बोलते हैं 2π को, तो 2π इज इक्वल टू 0 होता है और v आपके पास 0 आ गया। तो ये पॉइंट्स बन गए। इन सब पॉइंट्स को मिलाएंगे इस तरह से तो आपके पास एक ऐसे की वेव फॉर्म ड्रा हो जाएगी। ठीक हो गया। अच्छा एक और बात, इसको हम पाए के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, एंगल्स की फॉर्म में। देखिए अगर मैंने एक सर्कल ड्रा किया हुआ है यहाँ पे, इसको आप 4 पोर्शन में डिवाइड करें, तो यहाँ से यहाँ तक एंगल है जी 90, तो ये पहला पोर्शन होगा ये वाला जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। ठीक है। उसके बाद अगर हम इस पूरे एंगल की बात करें तो ये होगा 180, मतलब 90 और इसमें ऐड कर दें तो 180 हो गया। ये पहला हाफ साइकिल हो गया यहाँ से लेके यहाँ तक इस तरह से। और अगर फर्दर मूव करें तो इसको और एक और पार्ट में डिवाइड कर दें, तो ये वाला जो पोर्शन होगा ये कहलाएगा 270, ये हम यहाँ पहुँच गए, ये वाला एंगल 90 और ऐड कर दें। और जब आप इसको कंप्लीट पूरे साइकिल को ऑब्जर्व करेंगे तो ये बनेगा आपके पास 360। तो वहीं से ये पुट किया, पहला π/2, फिर पाई, 3π/2 और फिर 2π, और इसी तरह ये साइकिल आगे चलता जाता है। यहाँ मैंने मेंशन किया कि कैपिटल T टाइम पीरियड है, F फ्रीक्वेंसी है, और वेवलेंथ क्या होता है, लैम्डा क्या होता है वेवलेंथ, और लैम्डा होता है एक क्रस्ट से दूसरे क्रस्ट तक का जो डिस्टेंस होता है उसको हम क्या कहते हैं, वेवलेंथ कहते हैं। ठीक है। और आपको ये पता है ये क्रस्ट होता है, जो लोअर पार्ट होता है वो ट्रफ होता है, तो दो क्रस्ट के दरमियान या दो ट्रफ के दरमियान जो डिस्टेंस होता है उसको हम वेवलेंथ बोलते हैं। आगे कुछ टर्म्स हैं इसकी, इंस्टेंटेनियस वैल्यू। इंस्टेंटेनियस वैल्यू क्या होती है, ये जो फॉर्मूला है ना इसमें जो v है ये वाला, इसको हम इंस्टेंटेनियस वैल्यू बोलते हैं, क्योंकि आप स्मॉल t की डिफरेंट वैल्यू पुट करें तो आपके पास v का डिफरेंट आंसर आएगा। अभी हमने प्रीवियसली यही देखा कि स्मॉल t आप 0 पुट करते हैं तो v की डिफरेंट वैल्यू आ रही है, स्मॉल t/2 पुट करते हैं तो v की डिफरेंट वैल्यू आ रही है। ठीक है। तो इस तरह ये अपना डिफरेंट बिहेवियर शो करता है, तो इसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वैल्यू। उसके बाद आता है जी पीक वैल्यू। पीक वैल्यू क्या होती है, जो 0 से मैक्सिमम तक जो डिस्टेंस होता है उसको हम पीक वैल्यू बोलते हैं। अगर मैं यहाँ ड्रा करने की कोशिश करूँ, लेट्स सी कि ये आपके पास स्मॉल t आ गया इस तरफ इंस्टेंटेनियस टाइम, और ये आपके पास जो पॉजिटिव हाफ साइकिल है ना, यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है इसकी मैक्सिमम वैल्यू, इसको बोलते हैं पीक वैल्यू। इसको Vp से डिनोट करते हैं, Vp। ठीक है। और ये V0 के इक्वल होता है, ये देखें यहाँ पे V0, तो ये क्या हो गया पीक वैल्यू। उसके बाद अगर हम बात करें पीक टू पीक वैल्यू, पीक टू पीक होता है पॉजिटिव पीक से नेगेटिव पीक की तरफ। यहाँ पे एक नेगेटिव हाफ साइकिल भी आएगा, तो यहाँ तक इसकी नेगेटिव पीक होगी, तो ये जो डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये कहलाता है पीक टू पीक। यहाँ मैंने मेंशन किया, देखिए यहाँ से लेके
पॉजिटिव पीक से नेगेटिव पीक तक जो डिस्टेंस है उसको हम पीक टू पीक वैल्यू बोलते हैं, और ये 2v0 के इक्वल होता है। v पीक टू पीक इज इक्वल टू 2v0, ये एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट या अल्टरनेटिंग वोल्टेज। ये एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है आपके एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 1 वो यही वाला है, इसी के फॉर्मूले पे बेस करता है। तो कहता है कि इफ़ वी टेक एवरेज वैल्यू ऑफ AC इट विल गिव जीरो वैल्यू। अब ये क्या कह रहा है कि देखें अगर AC का ये दो साइकिल हैं, एक पॉजिटिव साइकिल है एक नेगेटिव साइकिल है, आप इन दोनों की एवरेज लें प्लस V0 माइनस V0 डिवाइड बाय 2, एवरेज ऐसे लेते हैं ना, 2 को ऐड करके 2 पे डिवाइड करते हैं। तो जब हम एवरेज लेते हैं ना तो वो क्या आती है 0, लेकिन पावर तो फिर भी डिलीवर हुई है, तो फिर ये इसकी एवरेज वैल्यू कैसे 0 होगी। लेकिन AC में ऐसा नहीं होता, AC में कांस्टेंट वैल्यू है, तो वही हम मेजर करते हैं जो कि एवरेज वैल्यू भी कहलाती है। बट इसमें हमें क्या करना पड़ता है, फिर इसकी हम रूट मीन स्क्वायर वैल्यू लेते हैं। अब रूट मीन स्क्वायर वैल्यू क्या लेते हैं, हम पहले क्या करते हैं, इसको उल्टा पढ़ना है आपने, पहले स्क्वायर करेंगे फिर मीन लेंगे फिर उसका हम क्या करेंगे रूट लेंगे, तो फिर आपके पास क्या बनती है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू बनती है। तो इसका ये फार्मूला है, आपने फार्मूला ज़रा याद रखना है, VRMS इज इक्वल टू V0 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 अंडर रूट से कैंसिल होगा तो ये बचेगा V0 का स्क्वायर ओवर 2 अंडर रूट, और यहाँ पे 1/2 अंडर रूट की वैल्यू पुट करें 0.7 V0। ये MCQs में पूछी जाती है कि जो VRMS है वो किसके इक्वल होती है 0.7 V0। और अगर इस तरह हम IRMS की वैल्यू निकालें वो होगा I0 ओवर 2 अंडर रूट। इसमें जो I0 है वो पीक वैल्यू भी कहलाती है या मैक्सिमम वैल्यू भी कहलाती है। तो ये ज़रा फार्मूला इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं फेज ऑफ AC। फेज ऑफ AC के अंदर क्या है, जो सेम फार्मूला वही वाला था ना जो प्रीवियसली डिस्कस किया हमने, उसमें जो ये थीटा है ना जो कि ओमेगा टी के इक्वल होता है, इसको हम बोलते हैं फेज ऑफ AC, क्योंकि इसी थीटा के अंदर टी की डिफरेंट वैल्यू पुट की थी तो साइन का डिफरेंट आंसर आ रहा था, तो आपके पास V0 चेंज हो रहा था और V का आंसर आ रहा था डिफरेंट। सो इसको हम क्या बोलते हैं फेज ऑफ AC। नेक्स्ट एक और इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है फेज लीड और फेज लैग, जो कि आपके नेक्स्ट कंसेप्ट में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है नेक्स्ट टॉपिक्स में, कि फेज लीड और फेज लैग क्या होता है। अब वो कहता है कि अभी तक तो हमने एक एक वेव फॉर्म को ऑब्जर्व किया था, अगर आप दोनों को इकट्ठा ऑब्जर्व करें, देखिए मैंने एक डायग्राम बनाई यहाँ पे कि एक वेव फॉर्म है जो 0 से स्टार्ट हो रही है इस तरह से, और दूसरी वेव फॉर्म है जो मैक्सिमम वैल्यू से स्टार्ट हो रही है। इन दोनों को आप कंबाइन करके ऑब्जर्व करें कि अगर ये करंट की वेव फॉर्म है ये वोल्टेज की वेव फॉर्म है, करंट की वेव फॉर्म 0 पे है लेकिन वोल्टेज तो पहले से ही कहीं मैक्सिमम वैल्यू पे है, तो इसका मतलब है जो वोल्टेज है वो आगे चल रहा है और जो करंट है वो उसके पीछे चल रहा है, मतलब उसको लैग कर रहा है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं फेज लीड और फेज लैग। यहाँ पे मैंने मेंशन किया कि वोल्टेज इज लीडिंग करंट, इसमें वोल्टेज क्या कर रहा है करंट को लीड कर रहा है। इसको उल्टा भी पढ़ सकते हैं कि द करंट इज लैगिंग द वोल्टेज, करंट वोल्टेज से पीछे पीछे चल रहा है। ठीक हो गया। इसकी फिर आती है वेक्टर रिप्रेजेंटेशन, आपने वेक्टर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना होता है, तो जो लीड कर रहा है, और ये याद रखिएगा ये मूव करता है एंटी क्लॉकवाइज, मतलब ये वेक्टर एंटी क्लॉकवाइज मूव करता है, जितना वेव फॉर्म का एम्पलीट्यूड होगा उसके अकॉर्डिंग उसकी लेंथ आएगी वेक्टर की। और अगर तो हम जीरो पे देख रहे हैं इस पॉइंट पे, तो जो चीज़ जीरो होगी वो आएगा हॉरिजेंटल, और जो मैक्सिमम में होगा उसको हम ड्रा करेंगे वर्टिकल। ठीक हो गया। तो अब जो वोल्टेज लीड कर रहा था इसलिए मैंने इसको यहाँ पे बनाया और करंट को इधर ड्रा किया। तो एक और वेव फॉर्म मैंने यहाँ पे बनाई है कि ये करंट की वेव फॉर्म है और ये वोल्टेज की वेव फॉर्म है। ठीक है, तो इसमें देखें जब ये इस पॉइंट पे देखें जब वोल्टेज जीरो है तो करंट किसी मैक्सिमम वैल्यू पे है। ठीक है, इसका मतलब है करंट आगे चल रहा है और वोल्टेज पीछे चल रहा है। ठीक है, वोल्टेज लैग कर रहा है। तो इसमें देखें द करंट इज लीडिंग द वोल्टेज बाय पाई/2, तो इसमें करंट क्या है लीड कर रहा है वोल्टेज को। वोल्टेज देखें अभी यहाँ से जीरो पे आया लेकिन करंट पहले से ही आ गया। सो द करंट इज लीडिंग द वोल्टेज बाय पाई/2। पाई/2 हमें कैसे पता चला, वो इस पॉइंट से आपने ऑब्जर्व करना है कि जब वोल्टेज जीरो हो रहा है तो करंट 90 पे पहुंच गया, कि पहला पोर्शन है ना सर्कल का, अगर आप सर्कल को ऑब्जर्व करें तो ये आपके पास कितना बनता है 90 बनता है। तो इसके रिस्पेक्टिव हमने यहाँ पे पाई/2 लिखा। और दूसरा आप ये भी कह सकते हैं कि वोल्टेज इज लैगिंग द करंट बाय एन एंगल ऑफ पाई/2। तो इसकी अगर वेक्टर रिप्रेजेंटेशन देखें तो ये वेक्टर रिप्रेजेंटेशन आएगी कि करंट लीड कर रहा है वोल्टेज को बाय एन एंगल ऑफ पाई/2। इसको आप इस तरह भी बना सकते हैं कि वोल्टेज को नीचे बनाएं करंट को इस तरह बनाएं, या आप ऐसे करें कि ये करंट रोटेट करके यहाँ पे आ गया तो वोल्टेज इसके पीछे होगा, तो ये वोल्टेज पीछे करंट आगे, तो वोल्टेज ने अभी घूम के यहाँ पे आना है। तो ये था आपका टॉपिक। तो
इसमें आप ऑब्ज़र्व कर सकते हैं कि हमने अल्टरनेटिंग करंट का बेसिक इंट्रोडक्शन देखा, जिसमें हमने एसी की डेफिनेशन और उसकी डिफरेंट सिनेरियोज़, उसकी वेव फॉर्म ड्रा की और फिर कुछ उसके रिलेटेड टर्म्स हमने डिस्कस की। तो उम्मीद है कि ये टॉपिक आपको समझ आ गया हो। तो थैंक यू वेरी मच, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।